नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, किसी भी मुल्क की माली सेहत, फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में अगर आपको देखना हो, पहचानना हो, तो उसके कई पैरामीटर्स होते हैं। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ और फिर उस पर मैं भारत के बारे में कुछ बोलूँगा। अब सबसे ज़्यादा तो जीडीपी को देखा जाता है कि मुल्क कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर पहले तो चारों में जो उसके पैरामीटर्स है वो बता देता हूँ। एक तो जीडीपी होता है, दूसरा रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, और जो भारत मुल्क का जो करेंसी होता है उसका भाव कितना स्टेबल है, कम है ज़्यादा है ये एक अलग बात है। स्टेबल है, उसमें वॉलेटिलिटी नहीं है, वो ज़रूरी चाहिए। और उसके बाद जो है वो होता है, फिर आता है फॉरेक्स रिजर्व्स, जो है वो उस मुल्क की माली सेहत के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर हम इन पैरामीटर्स पर भारत के बारे में कुछ बात करेंगे। अब सबसे पहले मैंने जैसे बताया जीडीपी, तो इसके बारे में मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। आईएमएफ ने माना है, वर्ल्ड बैंक ने माना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने माना है कि इस साल इंशाल्लाह भारत की जो जीडीपी है वो 7% के हिसाब से बढ़ेगी। और ये खास बात इसलिए भी है कि जो भी बड़े बड़े ममालिक हैं दुनिया के, उनमें से सबसे ज़्यादा तेज रफ्तार जो जीडीपी है ना, वो भारत के छोटे ममालिक की बात नहीं कर रहा। अभी समझो आपका कोई भी छोटा मुल्क आप ले लेंगे तो उसको ब्रुनाई ले लीजिए, दुबई ले लीजिए, अबू धाबी ले लीजिए, उनकी बात नहीं है। बड़े ममालिक की बात करते हैं, वो किस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, तो उनमें भारत सबसे ज़्यादा आगे है। अब इसका दूसरा पैरामीटर हम लेते हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, शराब महंगाई। माल कितना महंगा, अच्छा इसके जो असर है ना आम आदमी पर भी पड़ता है। यहाँ का जो आम आदमी है वो कितनी आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है या कितनी तकलीफ से, आप इसके बारे में सोचिए। भारत में रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सीपीआई, जिससे हमारा वास्ता पड़ता है, वो 4% है, तकरीबन 4+4.2 कुछ ऐसा है। और पाकिस्तान में तो आपको पता है, कहने को तो वो बोलते हैं 20% है, लेकिन हकीकत में तो 45-47% तक जाता है। और उसकी वजूहत भी हैं, उनकी बिजली के बिल महंगे हैं, पेट्रोल महंगा है, और उसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो जाती है। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो पैरामीटर्स हैं उसमें पहले जीडीपी, फिर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और फिर जो सिक्का है मुल्क का, जो करेंसी है उसका जो भाव है। अभी भारत बराबर है। ऐसे तो अगर टोटली खुला छोड़ दे भारत उसको, यानी फ्री फ्लोट करना लगे, अपने रुपए को कन्वर्टिबल बना दे 100%, तो मैं कहता हूँ डॉलर जो है ना 40 रुपए का हो जाएगा। लेकिन उसकी वजह से भारत के एक्सपोर्ट पर मार पड़ेगी। इसके लिए भारत इसको मैनेज करता है, भले सरकार नहीं मानेगी, लेकिन ये सब लोग समझते हैं कि रिजर्व बैंक जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है उसके जरिए। नहीं तो आप खुद सोचिए, जिस मुल्क में एक एक 100 से ज़्यादा बिलियन डॉलर की हर साल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अलग से आती है, वो पैसा किधर जाता है? वो जब भी डॉलर इधर आता है तो आरबीआई को, रिजर्व बैंक को डॉलर मिलता है और उसके बदले में वो उनको रुपया दे देते हैं। इस तरह से उनके जो है फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाते हैं, और इस तरह से रुपया महंगा होना चाहिए, क्योंकि वो डॉलर बेचते हैं, रुपया खरीदते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए पिछले कुछ सालों से लगातार रुपया गिरता चला आ रहा है, भले थोड़ा थोड़ा करके। अभी यहाँ खुद इस 1.5 महीने में 83 से 84 तक पहुंच गया। ये भी इसकी वजह, अच्छा इसकी बात ये भी है
कि जो हमारे पड़ोसी ममालिक है ना, वहाँ पर जो उनकी जो करेंसी है ना, वो बहुत कमज़ोर है। तो इसकी वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो, जैसे बासमती चावल है, पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट करता है, हम भी एक्सपोर्ट करते हैं। चाय है, हम भी एक्सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश भी एक्सपोर्ट करता है। रेडीमेड का है, बांग्लादेश भी करता है, भारत भी करता है। तो अभी बांग्लादेश में 120% का डॉलर है, यहाँ पर 83 या 84 का है। तो बांग्लादेश का माल अमेरिका वालों को सस्ता पड़ेगा, वहाँ से वो चाय लेंगे। इसी वजह से भी शायद हमें लगता है कि भारत की सरकार अपने सिक्के का जो भाव है ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती। अच्छा, अभी उसके बाद फिर आता है फॉरेक्स रिजर्व्स। यहाँ पर भारत जो है ना, इट कम्स आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, क्योंकि अभी इसी हफ्ते, हर हफ्ते इसका जो रिपोर्ट आती है रिजर्व बैंक की तरफ से, इस हफ्ते 5.2 बिलियन यानी तकरीबन $5.25 बिलियन बढ़कर भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व्स है ना, वो 689 बिलियन डॉलर, तकरीबन 700 तक पहुंचने वाले हैं। एक दो हफ्ते के बाद प्रोग्राम करूंगा और आपको बताऊंगा कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व 700 बिलियन डॉलर से तजावुज कर गए हैं। अब इनकी क्या वजह, ये एक किस्म की ताकत है, इसकी वजह से भारत का रुपया भी मजबूत रहता है। इसकी वजह से हमारी जो चीज़ें हैं ना, वो महंगी नहीं हो पाती। क्योंकि समझो अभी इस वक्त भी हम एडिबल ऑयल है, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, और तेल है, क्रूड ऑयल है, वो भी हमको 85% तो हम इंपोर्ट करते हैं। अगर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स न हो तो कैसे इंपोर्ट करेंगे? उसकी वजह से फिर भारत को महंगा पड़ जाएगा। अभी इसी वजह से तो मैंने आज के, जैसे भारत में 110 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिलता है पब्लिक को, वो भी हकीकत में भारत सरकार टैक्सेस लगाती है, नहीं तो सस्ता होना चाहिए। पाकिस्तान में यही 300 रुपए का लीटर है। तो यही वजूहत है, और उसकी वजह से फिर रेट ऑफ इन्फ्लेशन पर असर पड़ता है। और दूसरी भी कई चीज़ें हैं। अभी जैसे मैंने खाने का तेल बताया, वो भी भारत को बहुत सारा इंपोर्ट करना पड़ता है। पामोलिन इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया से, मलेशिया से। सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करते हैं ब्राज़ील से। तो ये चीज़ें जो है ना, इनकी अगर वो भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज है तो वो इंपोर्ट कर सकता है और अपनी पब्लिक को मुनासिब दाम पर दे सकता है। नहीं तो अगर महंगी चीज़ पड़ेगी और पब्लिक को महंगी मिलेगी तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। फिर कैसे रहेगा? 4% या 4.5%। अभी वो तो होलसेल रेट ऑफ इन्फ्लेशन तो 3% है, 3.2% है, जबकि रिटेल जो है तकरीबन 4 और 4.5 के बीच में चलता है। ये भी सिर्फ इसी वजह से मुमकिन हो सका है क्योंकि हमारे पास इतने बड़े फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। और कई हमारे कारखाने जो है ना, वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट होते हैं। जैसे अभी हम स्मार्टफोन बनाते हैं, इसमें कई कलपुर्जे हमको बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। सब चीज़ हम खुद नहीं बनाते। वैसे भी कोई भी कंपनी सब चीज़ खुद नहीं बनाती। ये अलग बात है कि उसके वेंडर जो है भारत में हो तो फिर हमें डॉलर से वो खरीदना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बाहर से मंगवाते हैं तो फिर तो उसके लिए डॉलर चाहिए। स्मार्टफोन, कारों में कई चीज़ें ऐसी पड़ती हैं जो बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। अभी बड़ी बड़ी जो कारें हैं वो, उनके तो पूरे कलपुर्जे बाहर से आते हैं। जैसे BMW है, ये भारत में असेंबल होती हैं। आपको बता दूं मैं, BMW है, मर्सिडीज है, ऑडी है, और ऐसी जो भी महंगी महंगी कारें हैं वो भारत में बनती भी हैं। तो उसके लिए कलपुर्जे बाहर से, और उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज लगता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि किसी भी मुल्क की जो सेहत है, माली सेहत, फाइनेंशियल हेल्थ जो है, उसके मोटे मोटे ये 4 जो है पैरामीटर्स हैं। और अगर चारों पर देखा जाए तो इंडिया कम्स आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। अब पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा, आपको सबको पता है कि उसके पास तो $1 बिलियन भी नहीं है जिसके लिए वो IMF के आगे जो है हाथ जोड़े खड़ा रहता है। इस वक्त भी उसको $7 बिलियन की दरख्वास्त दे रखी है, जबकि अभी तक मिला $1 बिलियन भी नहीं है। और अब उसको आप कंपेयर कीजिए कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व $689 बिलियन।
इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।